हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टमेटिक्स। हम जो है बीएससी पार्ट 2 का बॉटनी का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हमने कुछ साइंटिस्ट का जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उस सिस्टम को हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम उसी यूनिट से नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जो है पौधे का आइडेंटिफिकेशन, पौधे का नोमेनक्लेचर और पौधे के क्लासिफिकेशन से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की जो हिंदी है, अगर इसको हम देखें तो इसे हम वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी में जिसमें हम पौधे को पहचान कर उसका नामकरण करके और उसको एक निश्चित ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है? ये ब्रांच ऑफ बॉटनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रांच ऑफ बॉटनी। बॉटनी का ब्रांच है व्हिच डील्स विथ, यहाँ पर हम तीन चीज़ों से इसको रिलेट करते हैं टेक्सोनॉमी को, जिसमें हम पौधे का पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा आइडेंटिफिकेशन का, यानी पौधे का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद हम दूसरा स्टेप पढ़ते हैं पौधे का नोमेनक्लेचर। पौधे का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जिसमें हम पौधे के नामकरण की पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो है हम पढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है: पौधे का आइडेंटिफिकेशन, पौधे का नोमेनक्लेचर और पौधे का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर टेक्सोनॉमी की बात की जाए तो टेक्सोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। टेक्सोनॉमी जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है टैक्सिस होता है, और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था, जो व्यवस्थित तरीके से पौधे को रखा जाता है, तो टैक्सिस हो जाता है। उसके बाद अगला जो वर्ड्स है वो है नोमस। नोमस का मतलब होता है रूल और लॉ, यानी किसी रूल या लॉ के अंतर्गत पौधे को व्यवस्थित करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो टेक्सोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, टैक्सिस और नोमस से बना है। तो दोनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ फैक्ट की बात करें तो जैसे टेक्सोनॉमी जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो सबसे पहले यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आता है, जो फ्रेंच बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है ए.पी.डी. कंडोले, 1813 ईस्वी में। तो अगर टेक्सोनॉमी टर्म की बात की जाए, टेक्सोनॉमी टर्म कॉइंड बाई साइंटिस्ट का नाम है ए.पी.डी. कंडोले। 1813 ईस्वी में इन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड्स यूज किया। पौधे को एक निश्चित रूल में अरेंज करने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए इन्होंने टेक्सोनॉमी शब्द दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें
आता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्हें जो है वर्गीकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद इन्हें जो है फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी भी कहते हैं, यानी टैक्सोनॉमी का जो प्रोसेस है उसे हम सिस्टेमिक बॉटनी भी कह सकते हैं। और सिस्टेमिक बॉटनी के फादर जो हैं वो भी कैरोलस लीनियस हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी, फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी की बात करते हैं तो वो भी किसका नाम आता है? कैरोलस लीनियस का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इंडियन टैक्सोनॉमी की बात करें, यानी जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ये सब फैक्ट हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, अगर हम फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है एच सेंटापाउ का। एच सेंटापाउ, ये साइंटिस्ट हैं, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात होती है तो कैरोलस लीनियस हैं। फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी की बात होती है तो भी कैरोलस लीनियस का नाम आएगा। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो ये सेंटापाउ का नाम आता है। उसके बाद देखते हैं कि इन पौधों के टैक्सोनॉमी के लिए एक शब्द और दिया गया था जिसे हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक्स में हम पौधे के आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरोलस लीनियस ने एक टर्म दिया था सिस्टमेटिक्स का। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सिस्टमेटिक टर्म कॉइन्ड बाई, अगर सिस्टमेटिक टर्म की बात आती है तो सिस्टमेटिक शब्द भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस का जो है टैक्सोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, इसीलिए जो है इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बनाया गया। उसके बाद अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करें, यानी अभी तो टैक्सोनॉमी आप देखते हैं, तो टैक्सोनॉमी क्या है? पौधे का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन तीन स्टेप को हम बॉटनी के जिस ब्रांच में करते हैं वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं सिस्टमेटिक क्या होता है। तो सिस्टमेटिक का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये तीनों चीज़ें, यानी टैक्सोनॉमी तो आता ही है, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है, यानी पौधे का जो विकास हुआ है, किस तरह से वो डेवलप हुए हैं, किस तरह से प्रिमिटिव प्लांट से एडवांस प्लांट जो है वो डेवलप हुए हैं, उन सभी जो है हिस्ट्री को भी हम पढ़ते हैं, तो वो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन देख लें, सिस्टमेटिक्स क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक्स में टैक्सोनॉमी आता है और फाइलोजेनी आता है। सिस्टमेटिक्स includes
टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजीनी। फाइलोजीनी का मतलब आपको समझना है। फाइलोजीनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी पौधे का जो विकासीय संबंध है उन संबंधों को भी हम सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण की जो पद्धतियां हैं, पौधे का नाम कैसे हम रखेंगे उसके सभी रूल्स को देखेंगे। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और सिस्टमेटिक्स को जो है सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में अंतर क्या होता है। टैक्सोनॉमी केवल पौधे के आइडेंटिफिकेशन, उसके नामकरण और उसके वर्गीकरण से संबंधित होता है, जबकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड होता है किसमें, सिस्टमेटिक्स में। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि जो सिस्टमेटिक्स है उसे सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टमेटिक्स also called सिस्टेमिक बॉटनी, जिसके फादर जो हैं सिस्टमेटिक बॉटनी, और जिसके फादर कौन हैं, जिसके फादर हैं कैरोलस लिनियस। तो ये जो है सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो टैक्सोनॉमी होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो टैक्सोनॉमी की बात यहाँ पर हम करेंगे और समझेंगे कि इसमें कुछ जो है टाइप्स बताए गए हैं, उन सभी टाइप्स को हम पढ़ते हैं। जैसे अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा, 3 तरह के टैक्सोनॉमी को यहाँ पर बताया गया है। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। ये सभी क्वेश्चंस जो है शार्ट में पूछे जा सकते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन सब फैक्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, यहाँ पर एक टर्म दिया गया अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, इसका सिंबल भी होता है अल्फ़ा टैक्सोनॉमी। यहाँ पर देखते हैं टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होगा कि पौधे का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है, उस बेसिस के आधार पर टैक्सोनॉमी को कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा टैक्सोनॉमी है। तो यहाँ पर हम समझते हैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या होता है कि जब हम पौधे का आइडेंटिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन केवल उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर करते हैं, तो उस टैक्सोनॉमी को हम अल्फ़ा टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किसके आधार पर क्लासिफाई और आइडेंटिफाई किया गया, बेस्ड ऑन ओनली मार्फोलॉजिकल
मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी पौधे के केवल बाह्य आकार के लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर उसका हम आइडेंटिफिकेशन या उसको क्लासिफाई करते हैं तो उस टेक्सोनॉमी को, यानी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनॉमी होता है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किस आधार पर हम करते हैं, केवल पौधे के किस कैरेक्टर के आधार पर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर करते हैं। तो ऐसे टेक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा टेक्सोनॉमी। और जो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी होता है, इस टर्म को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है टोरेल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी टर्म है, टर्म गिवन बाय टोरेल, साइंटिस्ट का नाम है टोरेल। 1938 ईस्वी में टोरेल ने अल्फ़ा टेक्सोनॉमी टर्म्स दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फ़ा टेक्सोनॉमी। यहाँ इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग से विशेष मतलब नहीं है, अल्फ़ा टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट अल्फ़ा टेक्सोनॉमी के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर बीटा टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी, अब बीटा टेक्सोनॉमी को हम देखते हैं तो इसमें जो बेस है, मतलब पौधे के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, ये बेसिस केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ही नहीं होगा। इसमें और भी जैसे साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पॉलिनोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पौधे का या अदर कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है बीटा टेक्सोनॉमी में, और जिस आधार पर पौधे को हम आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बीटा टेक्सोनॉमी होता है, इट इन्वॉल्व्स मार्फोलॉजिकल, अगर केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित होगा टेक्सोनॉमी तो उसे हम अल्फ़ा टेक्सोनॉमी कहेंगे। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा, मॉर्फोलॉजिकल के अलावा जेनेटिकल हो जाएगा, जेनेटिकल यानी जो आनुवंशिक लक्षण है पौधे का, उसको भी इस टेक्सोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल यानी जो आंतरिक संरचना है उससे संबंधित लक्षणों को भी जिस टेक्सोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाएगा वो बीटा टेक्सोनॉमी होगा। उसके बाद साइटोलॉजिकल भी है, यानी उसकी कोशिकीय संरचना के बारे में अध्ययन करके या उन लक्षणों को पता करके और उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर साइटोलॉजिकल हो जाएगा, साइटोलॉजिकल। उसके बाद पॉलिनोलॉजिकल, पॉलिनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोलॉजिकल का मतलब होता है कि पौधे के पॉलन और स्पोर दोनों की जो स्टडी है वो पॉलिनोलॉजी कहलाती है। तो पौधे का पॉलन ग्रेन और उसके स्पोर्स की स्टडी करके कुछ कैरेक्टर्स को हम पहचान करके फिर क्लासीफाई करते हैं, तो पॉलिनोलॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, यानी उसमें जो फिजियोलॉजी होती है, कार्यकी जो होती है, फिजियोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स। तो अल्फ़ा और बीटा टेक्सोनॉमी में आपको अंतर पता होना चाहिए। अल्फ़ा टेक्सोनॉमी सिंपलेस्ट टाइप का टेक्सोनॉमी होगा जिसमें केवल एक ही बेस्ड होता है और उस बेस का नाम है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेकिन इसमें मार्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पॉलिनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिस टेक्सोनॉमी में, उसे हम बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद बीटा टेक्सोनॉमी को एक टर्म्स और दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बायोसिस्टमेटिक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीटा टेक्सोनॉमी है
इसे कहा जाता है also called बायोसिस्टमेटिक्स। बायोसिस्टमेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट आता है और उस लास्ट का नाम है ओमेगा टेक्सोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट है ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी यहाँ पर देखते हैं कि ओमेगा टेक्सोनॉमी जो है वो जो है पौधे से प्राप्त, यानी पौधे का जो भी कैरेक्टर अवेलेबल होता है उन सभी कैरेक्टर्स को आधार मान करके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस टेक्सोनॉमी को हम ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी ये जो है सबसे ब्रॉड लेवल का टेक्सोनॉमी होगा जिसमें पौधे के सभी कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा जो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमी है ये आधारित होता है बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन available about प्लांट। यानी पौधे से संबंधित या पौधे में जो भी इंफॉर्मेशन है या पौधे की टोटल स्टडी की जाए और उसमें जितने भी उसके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख कर के जब हम पौधे को क्लासिफाई करते हैं तो उस टेक्सोनॉमी को हम ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है तो अल्फा टेक्सोनॉमी। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पलिनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब इन सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रख कर के और पौधे का क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसे बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन जो भी जितने इन्फॉर्मेशन सभी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाए जिस टेक्सोनॉमी में उसे हम ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। नोमेनक्लेचर को कहते हैं नामकरण पद्धति, यानी किस तरह से किसी भी पौधे का नामकरण किया जाए। वैसे तो स्थानीय भाषा में हर एक पौधे का अपना अपना नाम होता है जहाँ पर स्थानीय लोग उसे अपने तरीके से जानते हैं, लेकिन एक पौधा कोई एक स्थानीय क्षेत्र में पाया जाता है उसका एक नाम होता है और वही पौधा किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में पाया जाएगा तो उस पौधे का वहाँ के स्थानीय लोग दूसरे नाम से उसे जानते हैं। तो इसमें क्या है कि पौधे के नाम को समझने में समस्या होती है, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि नामकरण की पद्धतियों को डेवलप कर दिया। यानी पौधे का कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिस नाम से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से पौधे का नामकरण किया गया। तो सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो पौधे के नामकरण की जो पद्धति है उसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम नोमेनक्लेचर को डिफाइन करें, नोमेनक्लेचर is defined as nomenclature is defined as system of naming object, system of naming object। ऑब्जेक्ट में प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स भी हो सकता है। यानी नोमेनक्लेचर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की नेमिंग करते हैं या उसका नाम रखते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसका हम नामकरण करते हैं। और नामकरण से संबंधित जो है यहाँ पर
एक सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो है हमें पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स या ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट का भी नामकरण किया गया और एनिमल का भी नामकरण किया गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत। तो यहाँ पर हम देखते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ, बॉटनी पढ़ते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम प्लांट्स लिख देते हैं, प्लांट्स, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स या बायोनोमियल सिस्टम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है इसको सबसे पहले दिया था स्वीडिश बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है उसे दिया था साइंटिस्ट ने, गिवन बाय स्वीडिश बोटनिस्ट, और जिसका नाम है वही पुराना नाम सब लोग जानते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का विकास किया। यानी इनके अनुसार द्विनाम पद्धति का मतलब ही होता है कि किसी भी पौधे का दो नाम होना चाहिए। और इन्होंने इस पद्धति का जो विकास है, मतलब द्विनाम पद्धति का जो विकास है, इस पूरे फैक्ट को अपने बुक में लिखा और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो इनका बुक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन हिज बुक, और बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। तो इनके बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। और भी बुक्स हैं, लेकिन जो द्विनाम पद्धति वाला सिस्टम है इस सिस्टम को इसी बुक में इन्होंने रखा था। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो पब्लिश्ड हुआ था 1753 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस बुक में इन्होंने पौधे के द्विनाम पद्धति से संबंधित जितने रूल्स थे उन सभी रूल्स को लिखा। तो उन सभी रूल्स के अंतर्गत जो है क्या होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द्विनाम पद्धति का मतलब पौधे का दो नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी पौधे या जंतु का नाम जो है ग्रीक या लैटिन भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल्स निकल कर आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का, तो यहाँ पर आप देखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म can be written in Greek or Latin word। ये पहला रूल हो गया। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम किस में लिखा जा सकता है, केवल ग्रीक या लैटिन वर्ड में लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनिज्म के दो नाम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम। कितने नाम होने चाहिए? टू नेम, दो नाम होना चाहिए। कौन कौन से नाम होना चाहिए? यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट नेम होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट नेम है
कोई भी जीवधारी है उसमें दो नाम होने चाहिए। एक फर्स्ट नेम है और फर्स्ट नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो फर्स्ट नेम है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। तो फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स जीनस। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और जिसे हम कहेंगे कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? जेनेरिक नेम। यानी फर्स्ट नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पहला नाम है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी पहले नाम से हम उस जीव का जीनस पता करेंगे और जिसे कहा जाएगा जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम। उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद आता है सेकेंड नेम। वहाँ और यहाँ पर ये भी देखना है कि जो जेनेरिक नेम है वो होता है नाउन। वो नाउन होता है, नाउन आप लोग जानते हैं। सेकेंड नेम जो होता है, सेकेंड नेम, अगर सेकेंड नेम की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकेंड नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। रिप्रेजेंट स्पीशीज को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक नेम कॉल्ड स्पेसिफिक नेम। तो स्पेसिफिक नेम कहा जाएगा। और ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो जेनेरिक नेम है। यहाँ पर एक रूल्स और पढ़ते हैं कि जो जेनेरिक नेम है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम लिखते हैं तो उसमें उस वर्ड्स का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जबकि जो स्पेसिफिक नेम है उसको हम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर का होगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं जेनेरिक नेम always starts with capital letter. Starts with capital letter। जबकि जो स्पेसिफिक नेम है, अगर स्पेसिफिक नेम की बात करें तो स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स with स्मॉल लेटर। यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम पौधे का दो नाम लिखते हैं, स्पेसिफिक और जेनेरिक नेम, तो जेनेरिक नेम जब लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा और स्पेसिफिक नेम लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल लेटर का होगा। नेक्स्ट जो है रूल हम क्या देखते हैं इसमें, जो जेनेरिक नेम होता है वो किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होता है या कुछ जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों लिख लेते हैं तो लास्ट में हम साइंटिस्ट का भी नाम या तो शॉर्ट फॉर्म में या तो फुल फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस रूल्स को भी हम यहाँ पर लिखते हैं। जनरली नेम ऑफ ऑथर, मतलब वो लेखक या ऑथर उन्हें कहेंगे जिन्होंने उसका नामकरण किया था। यानी गिविंग द नेम यानी नाम देने वाले जो ऑथर या वैज्ञानिक हैं उनका नाम।
इज रिटन लिख दिया जाता है, इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक नेम, आफ्टर specific name, after specific name in abbreviated form or in full form, in full। और जब हम आथर का नाम उसके नाम के पीछे लिखते हैं, यानी स्पेसिफिक नेम के पीछे लिखते हैं, तो उस शब्द को हम अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी किसे कहते हैं? अथॉरिटी उसे कहते हैं जब हम किसी भी पौधे का नाम लिख देते हैं, यानी जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम लिख देते हैं, तो लास्ट में हम उस वैज्ञानिक का भी नाम लिख देते हैं जिस वैज्ञानिक ने उस पौधे का नामकरण किया था, तो उसे कहते हैं अथॉरिटी। तो साइंटिस्ट का नाम है वो क्या है? अथॉरिटी है। इसे ना तो अंडरलाइन किया जाएगा और ना ही इटैलाइज्ड यानी इटली के तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, मतलब इसे जो है जनरली या नॉर्मली वैसे लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, यहाँ पर एग्जाम्पल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो नामकरण किया गया है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया है। तो मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है उसे हम कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर देखते हैं और लास्ट में हम कैपिटल लेटर में यल करके डॉट कर देते हैं। अब यहाँ ये मैंगो है और ये मैंगो का नाम है जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत लिखा गया है, जिसमें से एक स्पेसिफिक, पहला तो जेनेरिक नेम होगा, दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा और उसके बाद लास्ट में ये अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी मतलब जिसमें हम ऑथर का नाम, जो नामकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनका नाम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मैंगीफेरा है, अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें, यानी मैंगो का जो जेनेरिक नेम है वो है मैंगीफेरा है। यहाँ पर जेनेरिक नेम रूल्स आप यहाँ पर समझते हैं कि जेनेरिक नेम हमेशा स्टार्ट होता था किससे? यहाँ पर लिखा गया कैपिटल लेटर से। तो जेनेरिक नेम हो गया मैंगीफेरा, उसके बाद अगर स्पेसिफिक नेम की बात यहाँ पर आती है, अगर स्पेसिफिक नेम की बात आती है तो वो होता है इंडिका। और जब स्पेसिफिक नाम हम लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में होता है। और उसके बाद अगर अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी क्या है? मतलब जो वैज्ञानिक इस मैंगो का नामकरण किए थे उस वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। और यल का मतलब होता है कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पर अथॉरिटी जो है यल डॉट किया गया है, यल डॉट का मतलब होता है लीनियस। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी जितने भी पौधे या जंतु हैं उनका जब नामकरण किया गया है तो उसमें सब में एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो दो नाम होता है, इसीलिए दो नामकरण की जो पद्धति है उसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इस सिस्टम को जो है प्रतिपादित किया कैरोलस लीनियस ने अपने बुक में, और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है कॉफ़ी। अगर एग्जाम्पल और भी देखें हम, कॉफ़ी प्लांट है, कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कॉफ़िया अरबिका। इसका नाम है कॉफ़िया
अरबिका, अरबिका, और लास्ट में यल डॉट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है और ये अथॉरिटी है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू। उसके बाद पोटैटो है, अगर पोटैटो का हम नामकरण करें, पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो का नामकरण करते हैं तो ये भी होगा सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम, नाइग्रम, सॉरी नाइग्रम क्यों होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी फैमिली का है। और लास्ट में जो है यहाँ पर भी क्या लिख दिया जाएगा, यल डॉट, यानी कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्पीशीज के बाद अथॉरिटी लिखते हैं, उसके बीच में ना तो कोई हाइफन होगा ना कोई कामा होगा, एकदम सिंपल में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से नामकरण की जो पद्धति है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर जो है समाप्त होता है। तमाम जो है पौधे के कुछ ऐसे नाम्स हैं, मतलब कुछ ऐसे नेम्स हैं जो सिनोनिम्स के रूप में आते हैं। जैसे एक ही पौधे का एक नामकरण या एक नाम रखा गया किसी वैज्ञानिक के द्वारा, अगर उसी पौधे का नाम किसी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दूसरे तरीके से रख दिया गया तो उन दोनों नाम को जो है सिनोनिम्स कहते हैं। तो ये जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम रैंक के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन का जो रैंक